नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आज पढ़ेंगे। साथ ही जीवन में अगर आपको अच्छा बनना है, आपको सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा और शिक्षित बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये शिक्षा, ये पढ़ाई ही वो शेरनी का दूध होता है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, ऊर्जावान रखिए और पढ़ते रहिए। प्यारे साथी, जीवन में शिक्षा ही एक ऐसी चाबी होती है जिससे जीवन के सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन में प्रकाश लाइए, अपने जीवन को उज्जवल बनाइए, प्रकाशवान बनाइए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो अंधेरा होता है, अगर अंधेरा बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अज्ञानता की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात अंधेरा का, जीवन में अंधेरा होने का एक ही कारण है, व्यक्ति की अज्ञानता। तो शिक्षित बनिए, लगातार पढ़ाई से जुड़े रहिए और जो साथी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वो साथी हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो प्यारे साथी, ये जो जलवायु होती है, जो जलवायु है, आखिर ये जलवायु है क्या? किसे कहते हैं जलवायु? क्या होती है जलवायु? दोस्तों, एक लंबे समय से निरंतर जो मौसम होता है या लंबे समय से चला आ रहा जो मौसम होता है, उसी को साधारण भाषा में हम लोग जलवायु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जलवायु कह देते हैं। तो लिख सकते हो कि लंबे समय से चले आ रहे मौसम को जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं, ठीक है। और ये जो मौसम होता है, मौसम क्या होता है? मौसम ये छोटे समय अंतराल में जो आपके वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसे मौसम कहते हैं। अर्थात छोटे समय अंतराल में या छोटे समय अंतराल में वायुमंडल में, या हम कह सकते हैं कि वातावरण में हुआ परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं? मौसम कह देते हैं, ठीक है। जलवायु का मतलब एक लंबे समय से जो मौसम चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और जो मौसम शब्द है, मौसम का मतलब होता है कि एक छोटे समय से या छोटे समय अंतराल में जो वातावरण में परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब मौसमी परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? मौसमी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जो आपका समुदाय है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप लोग जहाँ रहते हैं, एक घर है, एक घर हो गया, ठीक है। इसमें एक सूरज है जो आपको प्रकाश दे रहा है, आपको तापमान ऊर्जा दे रहा है। इसी तरीके से जो बादल हैं, बादल बारिश कर रहे हैं, ठीक है। और पवनें, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। क्या चल रही है? पवन चल रही है, ठीक है।
बादल हैं, ये वर्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्षा। सूरज है, सूर्य, ये आपको तापमान दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने आपको बताया कि जो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश से क्या होती है? आर्द्रता बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है। ठीक, पवन चल रही है, ये पवन जो है आपके ऊपर दबाव भी डालती है, वायु दाब बढ़ता है, वायु दाब। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन सब चीज़ों में, इन सब घटकों में यदि परिवर्तन होता है, इन सब घटकों में साथी अगर परिवर्तन होता है तो ये माना जाता है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इन सभी घटकों में परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन माना जाता है। क्या माना जाता है? जलवायु में परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी घटक हैं, कौन कौन से हमने बताए कि एक तो जैसे तापमान हो गया, ठीक, वर्षा हो गई, वर्षा। इसी तरीके से हमने बताया कि जब वर्षा होगी तो आर्द्रता बढ़ती है। ठीक है, तो आर्द्रता हो गई, और पवन यानी हवाएं, ठीक, वायुदाब, हवाएं चलेंगी तो वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब। ठीक है, तो ये जो भी घटक हैं, ये सभी साथी किसके घटक हैं? जलवायु के घटक हैं, जलवायु के घटक हैं। तो इनमें यदि परिवर्तन होता है तो ये माना जाता है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है साथी, तो आखिर ये जो जलवायु है इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्या महत्व है हमारे जीवन में? तो जो जलवायु है प्यारे साथी, जलवायु हम आखिर इसे पढ़ते क्यों हैं? इसका महत्व क्या है? तो साथियों, इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्या महत्व है? कि हमारे जो जीवन की प्रणाली है, जो जीवन शैली है, जो रहन सहन है, वो सारा कुछ इसी पर निर्भर होता है। जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जो कृषि व्यवस्था है, ये सारी जलवायु पर ही निर्भर है। हम लोग सांस लेते हैं, जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब किस पर निर्भर हैं? ये सब जलवायु पर निर्भर हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जलवायु हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इस पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, हम इससे बहुत ही घनिष्ठ तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि महत्व अगर इसका देखें तो मानव के लिए या मानव की जीवन शैली के लिए, मानव की जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितनी भी जो भी कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था इसी पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है। ठीक है, जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां इसी पर निर्भर हैं, इसी पर निर्भर हैं। ठीक है साथी, इसी तरीके से कहीं न कहीं जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, सब इसी पर डिपेंड होते हैं। अगर इसमें परिवर्तन होता है तो इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ही इसमें परिवर्तन होगा, मानव की जीवन शैली में परिवर्तन हो जाता है, और मानव की अचानक से जीवन शैली में हुए परिवर्तन अर्थात मानव बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से हमारी जो कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था भी चरमरा जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियों को भी साथी बहुत नुकसान होता है अगर हम इसमें
परिवर्तन को देखें तो जब इसमें साथी परिवर्तन होता है तो मानव की जीवन शैली बदल जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो बीमारियां जो बढ़ती हैं, आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे, बूढ़े और या हम लिख सकते हैं वृद्ध, और जो भी पहले से बीमार लोग इससे व्यथित हो जाते हैं। ठीक है साथी। कृषि व्यवस्था कैसी हो जाती है? कृषि व्यवस्था चरमरा जाती है, अर्थात अव्यवस्थित हो जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण होता है या इनको नुकसान होता है। ठीक है साथी। तो कहने का तात्पर्य है कि जलवायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, एक अभिन्न हिस्सा है, और इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है आखिर वो कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम भारत की अवस्थिति में देखेंगे कि आखिर भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है और इसकी जलवायु किस तरीके की है। तो थोड़ा मैप में इसे देख लेते हैं। आप देख रहे हैं साथी, ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। यहाँ से आप देखते हैं कि एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। इधर इसके नीचे विषुवत रेखा है। ठीक। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या हो गई? विषुवत रेखा। इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ अक्षांश ये हो गया मकर रेखा। ठीक। प्यारे साथियों, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ ये जो भी क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र प्यारे साथियों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अर्थात इस क्षेत्र में धूप भी बहुत तेज पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बारिश भी धूप भी पड़ती है, बारिश भी होती है। इसके उधर अगर देखें तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ ये अक्षांश पड़ता है, और ये जो क्षेत्र होता है ये प्यारे साथियों समशीतोष्ण क्षेत्र होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा के इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र, दक्षिण तरफ वाला क्षेत्र, वो किस में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के इधर वाला जो क्षेत्र होगा प्यारे साथी किस में आएगा? उष्णकटिबंधीय में आएगा। किस में आएगा? उष्णकटिबंधीय में आएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है। और इसके जो उधर क्षेत्र होगा वो किस में होगा प्यारे साथियों, किस में होगा, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि इधर इधर ये हिमालय पर्वत है, क्या है, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है साथी। ये हो गया आपका हिमालय पर्वत, ठीक, क्या है, हिमालय, हिमालय, ठीक है। होता क्या है कि हिमालय की अवस्थिति के कारण इधर जो उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं आती हैं, कैसी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं, साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक देता है और उन हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है। अर्थात वे हवाएं उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं कर पाती हैं और उत्तर प्रदेश को प्रभावित न कर पाने के कारण ही क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसका विस्तार और उत्तर में हो जाता है। किस में हो जाता है, और उत्तर में इसका विस्तार हो जाता है। ये जो हिमालय, या हम लिख सकते हैं यहाँ कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोक देता है और इसलिए ये हवाएं यूपी को प्रभावित नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार और उत्तर की तरफ हो जाता है, ठीक है साथी। इसका विस्तार और उत्तर की तरफ हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र पहुंच जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है साथी। इतनी बात समझ में आई। तो हमारे उत्तर प्रदेश में पहली चीज़ है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब इधर हम देख रहे हैं कि इधर का जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण में आता है। इसके अनुसार आप देखिए समशीतोष्ण में आता है, तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में समशीतोष्ण क्षेत्र भी होगा, मतलब समशीतोष्ण जलवायु भी होगी। तो पहली बात तो हो गई कि उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। दूसरी कैसी है, समशीतोष्ण है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे साथी जो बारिश होती है उत्तर प्रदेश में वो मानसूनी बारिश होती है। कैसी होती है, मानसूनी बारिश होती है। मानसून जब आता है तभी बारिश होती है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अर्थात यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु है, तो सबसे पहली बात कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। दूसरी चीज ये कैसी है, समशीतोष्ण है, ठीक है। तीसरी चीज कैसी है, मानसूनी है, ठीक है साथी। ये चीज क्लियर हो गई, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया होगा।
अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ऋतुएं हैं वो कैसी क्या है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से लेकर के प्यारे साथियों और लगभग जून तक रहती है, यानी 4 महीने ग्रीष्म ऋतु रहती है, मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु की क्या स्थिति होती है इसको भी जरा देख लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु किस तरीके से प्रभाव डालती है और किस तरीके से इसकी अब स्थिति हमारे भारत में रहती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया यूपी, ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये हमारा यूपी हो गया और ये आपकी कर्क रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ। साथियों, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर, इस कर्क रेखा पर क्या होता है कि 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। किस पर, कर्क रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा से जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ता है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती चली जाती है। अंततः एक स्थिति 21 जून आती है और 21 जून को सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमकता है और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ती है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो ये जो जून का महीना होता है, जून का महीना यूपी में सबसे गर्म महीना होता है, गर्म होता है। ठीक है साथी, कैसा होता है, जून का महीना सबसे गर्म होता है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा है और कर्क रेखा के ही नज़दीक हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके कर्क रेखा के पास में जो भी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही गर्म रहते हैं। ये क्षेत्र जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत ही गर्म रहता है, गर्म रहता है। ठीक है साथी, अन्य भी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी जनपद हैं, मैंने आपको बताया कि आगरा वगैरह, आगरा है, मथुरा, झांसी, इसी तरीके से हमारा जो ये ललितपुर वगैरह है, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, ये सारे क्षेत्र प्यारे साथियों कैसे रहते हैं, बहुत ही गर्म रहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो आगरा मथुरा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो आगरा और मथुरा का जो क्षेत्र है, मथुरा का क्षेत्र ये बहुत ही ज़्यादा, अर्थात कह सकते हैं कि सर्वाधिक गर्म रहता है। कैसा रहता है, आगरा, मथुरा और झांसी का भी क्षेत्र है इसमें, झांसी को भी ले लीजिए, झांसी ये बहुत ही गर्म रहते हैं। ठीक है साथी, कैसे रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। बहुत गर्म क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी नहीं हो पाती है और टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा रहता ही है। वर्षा ना होने की वजह से ही ये क्षेत्र कहीं न कहीं अत्यधिक गर्म रहते हैं। तो इधर जो बरेली का क्षेत्र पड़ता है, बरेली का जो क्षेत्र है ये कम गर्म रहता है, अपेक्षाकृत अन्य जनपदों की बात करें तो अन्य जनपदों से बरेली कम गर्म रहता है। ठीक है साथी, तो जब ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो होता क्या है, इस क्षेत्र में हमारे
उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जब ये क्षेत्र यूपी का गर्म हो जाता है तो यहाँ पर प्यारे साथियों निम्न वायुदाब जो हवाएं होती हैं, हवाएं गर्म हो जाती हैं और हवाएं गर्म होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठती हैं और जब ऊपर उठती हैं तो वहाँ के स्थान को खाली कर देती हैं और जब खाली कर देती हैं तो यूपी के उत्तरी इलाके से अन्य इलाकों से इस क्षेत्र को, इस खाली क्षेत्र को भरने के लिए बहुत सारी हवाएं चल पड़ती हैं और ये जब तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो इन्हीं हवाओं को प्यारे साथियों क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो क्या होता है कि जब यूपी गर्म हो जाता है तो निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है साथी। तो इस और स्थान कैसा हो जाता है? स्थान खाली हो जाता है, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। क्यों उठ जाती हैं? क्योंकि हवाएं गर्म हो जाती हैं। जब गर्म हो जाती हैं तो ये नमी को छोड़ देती हैं और ऊपर चली जाती हैं। तो क्या होता है कि जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को भरने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। ठीक है साथी। क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं, हवाएं चल पड़ती हैं और ये बहुत ही तेज़ी से चलती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? आंधी कह देते हैं, लू कहते हैं। ठीक है साथी, लू। और इन हवाओं में नमी बिल्कुल नहीं होती है, ये हवाएं बिल्कुल शुष्क होती हैं और इसलिए ये हवाएं जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं वहाँ की नमी को अपने साथ ले जाती हैं और जब भी ये हवाएं किसी व्यक्ति के शरीर से संपर्क करते हुए जाती हैं, लगते हुए जाती हैं, टच करते हुए जाती हैं तो उस व्यक्ति के शरीर से भी नमी को खींच लेती हैं और इसीलिए लू लगने से व्यक्ति कैसा हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। अगर ग्रीष्म ऋतु में हम तापमान को देखें तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो औसत अधिकतम तापमान होता है, अधिकतम तापमान जो होता है वो लगभग 36 डिग्री से लेकर के 39 डिग्री तक रहता है यूपी में। ठीक है। और जो न्यूनतम रहता है, न्यूनतम औसत तापमान जो होता है वो लगभग 21 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक रहता है। 21 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक रहता है। तो ये हो गई साथी ग्रीष्म ऋतु की बात। अब देखते हैं कि वर्षा ऋतु, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की जो स्थिति है उसको भी समझ लेते हैं साथियों। तो जो वर्षा ऋतु है ये जुलाई से ये शुरू होती है और लगभग 4 महीने चलती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक, अक्टूबर तक। ठीक है। इसकी क्या स्थिति है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं मैप के माध्यम से। तो जो वर्षा ऋतु है ये 4 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। क्या रहता है? वर्षा ऋतु का जो प्रभाव रहता है 4 महीने तक रहता है और ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया। ठीक। होता क्या है कि इधर ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, ये हिमालय हो गया। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से मानसून उठता है इस तरीके से और ये मानसून यहाँ से प्रवेश करता है। ये क्या है? ये हुगली नदी का मुहाना है। तो हुगली नदी के मुहाने से
ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो हुगली नदी के मुहाने से भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। और इस मानसून को नाम क्या दिया गया? पूर्वा मानसून। ठीक है, मानसून। तो ये हुगली नदी के मुहाने से ये प्रवेश करता है और जब आगे बढ़ता है तो इसको हिमालय पर्वत मिलता है। हिमालय पर्वत से टकराकर ये जो उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर चलता है, किधर चलता है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, हिमालय पर्वत के समानांतर हिमालय के साथ साथ आगे बढ़ता है। कौन? ये मानसून। ठीक है, यहाँ से जब प्रवेश करता है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहुँचता है तो यहाँ एक जगह है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर में प्यारे साथियों ये बहुत तगड़ी बारिश करता है, बहुत ज़्यादा बारिश करता है। ठीक है साथी, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बारिश करता है और ये धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है तो ये जो तराई क्षेत्र है, हमने आपको उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन आप लोगों को हमने पढ़ाया था, उसमें बताया है कि तराई क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से फैला हुआ है, भावर का क्षेत्र किस तरीके से फैला हुआ है। जो साथी नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो जो तराई का क्षेत्र है, इस तराई के क्षेत्र में ये मानसून भारी बारिश करते हुए आगे बढ़ता है। और जब प्यारे साथियों तराई के क्षेत्र में, यहाँ लिख लो, तराई के क्षेत्र में भारी बारिश करता है। ठीक है, तराई के क्षेत्र में धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है तो इसकी जो नमी है वो ख़त्म होती चली जाती है। जो ये जल धारण करके निकला था पानी, वो पानी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। हवा शुष्क होती चली जा रही है, हवा सूखती चली जा रही है। अर्थात जैसे जैसे ये मानसून पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता है, इसकी नमी कम होती चली जाती है और जब नमी कम हो जाती है तो ये धीरे धीरे बारिश कम करता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात जो पश्चिमी क्षेत्र है, क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसके पास जो हवाएं हैं उनमें नमी ख़त्म हो चुकी है। और इसीलिए ये हमारा जो मथुरा का जो क्षेत्र है ये बारिश से अछूता रह जाता है। यहाँ बारिश हो ही नहीं पाती है क्योंकि नमी तो ख़त्म हो चुकी है हवाओं में। अर्थात मथुरा में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है साथी, बहुत कम बारिश होती है। तो ये जो आपका, ये नोट कर लिया होगा, यहाँ पर जो ये पठारी क्षेत्र है, ये जो पठारी क्षेत्र प्यारे साथियों, पठारी क्षेत्र में जो बारिश होती है ये पश्चिम पड़ता है, ये दक्षिण। ठीक, पठारी क्षेत्र में जो बारिश होती है वो पश्चिम और दक्षिण, जो पश्चिमी दक्षिणी जो मानसून आता है, इस तरीके से ये मानसून इस पठारी क्षेत्र में बारिश करता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हो कि यूपी के पठारी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा बारिश होती है। क्या होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा क्या होती है साथी? बारिश होती है। अगर हम वर्षा ऋतु के औसत मानसून की बात करें, यूपी में वर्षा ऋतु में औसतन
औसतन जो तापमान रहता है, तापमान जो रहता है वो अधिकतम कितना रहता है? अधिकतम लगभग अगर देखें तो ये 32 से 34 के बीच रहता है, और जो न्यूनतम रहता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है साथी, कितना रहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वर्षा की बात। अर्थात जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? गोरखपुर है। और जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा है? मथुरा है। अगर हम सोनभद्र की बात करें, यहाँ जो सोनभद्र है, क्या है? सोनभद्र। जो सोनभद्र पड़ता है, ये सोनभद्र यहाँ पर सर्वाधिक नमी रहती है। ठीक है साथी, सोनभद्र यूपी का एक ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला है, सर्वाधिक यहाँ नमी रहती है। और अगर सबसे कम नमी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहती है, जो आपके बागपत और हाथरस का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर सबसे कम नमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बागपत और हाथरस का जो क्षेत्र है इसमें सबसे कम नमी मिलती है। प्यारे साथियों, साथ में आप लोग नोट करते चलिए, एक एक चीज़ जिस तरीके से हम बताते चलें उस तरीके से आप नोट करते चलिए। ठीक है साथी, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई वर्षा ऋतु की बात। इसके बाद देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को, शीत ऋतु। साथियों, हमने आपको बताया कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके इधर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो जब धीरे धीरे सूर्य मकर रेखा की तरफ आता है, तो जब ये सूरज मकर रेखा पर चमकता है तो हमारे भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं, यूपी में क्या होती है? यूपी में शीत ऋतु होती है। और ये लगभग कह सकते हो कि नवंबर से शुरू होती है, नवंबर से ये लगभग फरवरी, 4 महीने रहती है, फरवरी तक रहता है। ठीक है साथी, और जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ बढ़ोगे तो सीधी सी बात है क्या कि सर्दी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर सूरज उपस्थित है, सूर्य स्थित है। तो जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश जो हमारा है साथी, तो इसमें क्या होता है? इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर की तरफ से हम जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्यारे साथियों अधिक सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, क्योंकि इधर पहाड़ी एरिया है और उधर जो है कभी कभी बर्फ़बारी भी हो जाती है, और इसलिए वहाँ पर कहीं न कहीं अधिक सर्दी देखने को मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्दी अधिक होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो जनवरी का महीना होता है इसे बहुत ही ठंडा महीना माना जाता है। जनवरी का महीना यूपी में सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। ठीक है साथी, तो ये हो गई आपकी शीत ऋतु की बात। अर्थात आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जलवायु कैसी है, जलवायु का आखिर महत्व क्या होता है, हम जलवायु क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आपने ऋतुएं देखी, बारिश देखी किस तरीके से होती है, पठारी क्षेत्र में किस तरीके से बारिश होती है।
तो इन सब चीज़ों को आपने बखूबी समझा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।